एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है और जैसे ही वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है वहाँ जाकर देखता है कि बेड पर एक लड़की सोई हुई है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। उसके ठीक बगल में जाता है और लेट जाता है। लड़की आराम से सोई हुई थी और उस लड़की को बड़े आराम से देख रहा था। अचानक ही लड़की की आँख खुल जाती है। जैसे ही लड़की की आँख खुलती है अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देखकर उस लड़की की चीख निकलने वाली थी। इससे पहले कि वो चीखती उस चोर ने उसका गला पकड़ लिया और इतनी तेज़ी के साथ उसका गला पकड़ लेता है कि बस उसे दबाता रहता है जब तक क्या उसके प्राण बिल्कुल निकल नहीं वाले थे। अचानक से उसका गला छोड़ देता है। गला छोड़ता है, लड़की को सांस में सांस आती है लेकिन वो अब चीखने और चिल्लाने की स्थिति में रहती नहीं है। दरअसल वो विरोध करने वाली स्थिति में रहती नहीं है क्योंकि इतना डर जाती है यदि उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश करती है तो वो जाहिर सी बात है चोर उसको जान से मार डालता। लेकिन लड़की अब शांत रहती है। तब उस चोर ने उसके तन के एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देता है और जब बिल्कुल वो निवस्त्र हो जाती है तब उसका वो रेप करने की कोशिश की जब शुरुआत करता है तो इसी बीच में उस लड़की की चीख निकल जाती है। पास में जो कमरा था उस कमरे में उसकी माँ सोई हुई थी और बेटी की चीख सुनने के बाद जैसे ही दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आती है तो उस कमरे के अंदर एक अनजान शख्स होता है। साथ ही उसकी बेटी होती है 9 साल की जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ये देखकर माँ रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। जाहिर सी बात थी कि चीखती चिल्लाती तो वो चोर उसको जान से मार डालता। इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए रोती है, गिड़गिड़ाती है, घुटनों के बल बैठकर कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जो चाहे तुम इस घर से ले जा सकते हो। अचानक ही चोर को दया आ जाती है और दया आने के बाद वो उस घर से जो सामान लेके जा सकता था वो ले जाता है और लड़की को वैसे ही छोड़ देता है। वो महिला रिपोर्ट ज़रूर लिखवाती है लेकिन ये नहीं लिखवाती कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन इस चोर का ये पहला मामला नहीं था। वो जहाँ जहाँ जाता था लड़की को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाया करती थी और वो ऐसे ऐसे अपराध करता था जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज कहानी उसी चोर की है जिसको जज को भी ये कहते हुए बिल्कुल कह दिया साफ साफ कि जब तक इसको फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाए। आज कहानी उसी चोर की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। झारखंड प्रदेश का एक शहर है रांची और उसी का एक इलाका लगता है बूटी मोड़ चौक। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2016 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे टहलने के लिए। कुछ लोग जहाँ दूर नौकरी करते थे वहाँ के लिए निकल रहे थे। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था, अभी अंधेरा छट ही रहा था, ख़त्म हो रहा था। और इसी बीच में एक घर में तेज़ धुआं उठ रहा है, वहाँ आग लग रही है और लोगों ने जैसे ही उस घर में धुआं उठता देखा तो उस घर की तरफ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं लेकिन घर से कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आती। बस लोगों की चीख पुकार के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो भी जाग जाते हैं और साथ ही मौके पर आकर देखने की कोशिश कर रहे थे, खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ठीक से झांक नहीं पाते। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया जाता है और जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो घर के पूरे घर में आग लगी पड़ी थी। एक एक सामान था जो जल रहा था। साथ ही एक लड़की थी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो जल रही होती है। दरअसल ये लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, नाम उसका रिया है। असली नाम हम दे नहीं सकते क्योंकि रूल्स के ये खिलाफ हो सकता है। वो लड़की इस रांची शहर के नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसका फाइनल ईयर था और पढ़ाई के दौरान ही उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है। पुलिस और डॉक्टरों की टीम जब मौके पर पहुंचती है उसको सीधा हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया जाता है तो मर चुकी थी क्योंकि काफ़ी देर पहले ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अब ये हत्या किसने की है, जैसे जैसे ये शहर में खबर फैलती है तो सब के सब लोग सड़कों पे उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विरोध करते हैं इस लड़की के कॉलेज के स्टूडेंट। वो नेशनल हाईवे होता है 33, उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जाम कर देते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो जाता तब तक ये रास्ता जाम रहेगा। और ये थोड़ी बहुत नहीं, 33 घंटे के लिए लगातार वो रास्ता बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। उसके बाद फिर लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ता है और वो कहते हैं कि बस मुझे 8 घंटे का समय दे दीजिए, 8 घंटे में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन 8 घंटे में भी कुछ होता नहीं है। पुलिस उससे जुड़ी जितने भी चाहे व्हाट्सएप की जानकारियाँ हों, चाहे वो फेसबुक की जानकारियाँ हों या सोशल साइट्स के अन्य प्लेटफॉर्म हो या फिर जहाँ जहाँ उसका लोगों के पास आना था जाना था, जो उसके संपर्क में व्यक्ति होते हैं, ऐसे लगभग 500 लोगों को चिन्हित किया गया और 500 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 लड़कों को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है
पुलिस इस मामले की पड़ताल नहीं कर पाती और जो 6 के 6 आरोपी पकड़े गए थे उनमें से एक भी आरोपी वो होता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस जब पोस्टमार्टम कर रही थी, पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें पता चलता है कि जो उसके नाखून थे, नाखून के अंदर कुछ खाल के जैसे, जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुरचने की कोशिश करते हैं, तो उसके नाखून में वो खुरचन आ चुकी थी। वो किसी इंसान की थी, किसी मानव की थी। लेकिन जो 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनमें से किसी से भी उसका डीएनए मैच नहीं करता। इसलिए पुलिस के हाथ खाली रहते हैं और देखते ही देखते पूरे शहर में हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे, मामला फिर सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई अपने स्तर से जांच करती है, लेकिन सीबीआई को भी कोई सफलता मिलती नहीं है। लगभग कई महीने बीत जाते हैं और कई महीने बीतने के बाद एक बूढ़ी औरत से सीबीआई का संपर्क होता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने इस घर की तरफ एक लड़के को आते जाते देखा है, जिसकी उम्र या तो 22 साल है या 23 साल के आसपास है। उसका होलिया ऐसा है, उसका कद ऐसा है, देखने में ऐसा है, बाल उसके ऐसे हैं। उसकी पूरी पहचान बनाई जाती है और पहचान बनाने के बाद फिर पता चलता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। दरअसल उस लड़के का नाम एक नहीं थे बल्कि अनेक थे। जैसे राहुल राज उसका नाम होता है, राहुल रॉय भी उसका नाम होता है, रोकी राज के नाम से ही पहचाना जाता है, अंकित के नाम से भी वो पहचाना जाता है, राज श्रीवास्तव के नाम से भी पहचाना जाता है और आयरन के नाम से भी पहचाना जाता है। जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है कि इतने सारे उसके नाम होते हैं, नालंदा जो बिहार का एक ज़िला है उसका एक कंगर सराय एक जगह लगती है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। उसके पिता जिनका नाम प्रकाश होता है, जो कि ऑटो चालक होते हैं, और माँ उसकी गृहिणी होती है। आखिरकार वो लड़का जो बिहार के इस नालंदा ज़िले का रहने वाला होता है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। उसके परिवार के पास जब पहुँचते हैं, उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद जो उस लड़की के नाखूनों में ये कुछ पाया जाता है तो उसी से मैच कर जाता है। अब इस कातिल की तलाश थी, लड़की मर ही चुकी थी, पूरे शहर में हंगामा हो चुका था। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। आखिरकार एक सूचना मिलती है कि लखनऊ में एक लड़का पकड़ा गया है चोरी करते हुए। मोबाइल की दुकान में वो घुस जाता है, चोरी करता है, और जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है और रांची पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है। अब रांची पुलिस सीधा लखनऊ पहुंचती है, उस जेल में पहुंचती है, उस आरोपी इनके राहुल रॉय को गिरफ्तार करती है। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर वो अपने यहाँ लेके आती है और जब उससे बातचीत करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताता है कि उसने पटना में एक 11 साल की लड़की का रेप किया था, बलात्कार किया था उसके साथ। वो चोरी करने के लिए जाता है, उसके घर में जाने के बाद उसके तन से एक कपड़े उतारता है, उसका वो बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वहाँ से निकल आता है, लेकिन उस लड़की के जो अंडरवियर होता है, उस अंडरवियर पर कुछ बीरिया के सैंपल मिलते हैं और वो बीरिया के सैंपल इस लड़के से मैच कर जाते हैं। और जैसे मैच करते हैं, पुलिस की जांच में पाया जाता है तो पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। 29 जून 2013 को ये पहली बार 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में जेल जाता है और 3 सितंबर 2016 तक ये जेल में रहता है। दरअसल 4 सितंबर 2016 की ये बात है, इसके चाचा ख़त्म हो जाते हैं, उनका श्राद्ध था। अब श्राद्ध की वजह से इसको पटना जेल से पेरोल मिल जाती है और पेरोल पे वो निकलकर 2 सिपाहियों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक ठेका पड़ता है, कुछ पैसे इसके पास होते हैं। दोनों सिपाहियों से कहता है अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं कुछ शराब पीना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। हालांकि शराब की व्यवस्था क्योंकि बिहार में होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कहीं से जुगाड़ बनाया और शराब की व्यवस्था हो जाती है। शराब पीने बैठ जाते हैं, खुद नहीं पीता बल्कि दोनों सिपाहियों को खूब जमकर शराब पिलाता है। इतनी शराब पिलाता है कि वो नशे में चूर हो जाते हैं और मौका पाते ही वहाँ से वो भाग जाता है। सिपाहियों ने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये सिपाहियों को मिल नहीं पाता, क्योंकि जब उन्हें होश आता है दोनों सिपाहियों को, तब तक वो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था, बहुत अलग जा चुका था। सीधा पहुँचता है रांची और रांची के बूटी बस्ती जो चौक है वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि एक पीताम्बर पैलेस के सामने एक मंदिर वाली गली है, वहाँ एक खाली पड़ा मकान था। वहाँ आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट करता है, उनसे कहता है कि मैं यहाँ रह लूँ, मुझे रहना है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो आसपास के लोग उस पर दया खाकर उसे कहते हैं ठीक है तुम इस मकान में रह सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर वो उस मकान में रहने लगता है और जिस दिन एक दिन वो मकान से बाहर निकल कर टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक लड़की पे पहुँचती है। लड़की जिसका नाम रिया होता है, जो कि काल्पनिक नाम है, 19 साल की उसकी उम्र होती है, जो शहर के सबसे नामी स्कूल में वो बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उस लड़की के पीछे पीछे जाता है, जहाँ तक वो जाती है तो उसके घर तक पहुँच जाता है। और ये दिन था 15
दिसंबर सन 2016 की बात है। वो उसका पीछा करते उसके घर तक पहुंचता है और वहीं से उसे पता चलता है कि ये लड़की बिल्कुल अकेली रह रही है। अब उस लड़की के घर में जाता है। 16 दिसंबर 2016 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उस लड़की ने अपने घर के दरवाजे तो बंद किए हुए थे, लेकिन चटकनी नहीं लगाई थी, क्योंकि ये राहुल रॉय जो होता है ये बहुत बड़ा शातिर चोर होता है। घर के दरवाजे खोलना, ताले खोलना इसको बहुत अच्छे से आता था। और लड़की ने अगर अपने दरवाजे की चटक नहीं लगाई होती तो शायद वो कभी दरवाज़ा खोलता ही नहीं, लेकिन वो मास्टर की से उस घर का दरवाज़ा खोल लेता है और अंदर जाता है तो लड़की बेड पर बिल्कुल लेटी हुई है, अकेली लड़की। उस घर में और कोई नहीं होता है। उसके बिल्कुल बगल में उसके पड़ोस में जाकर बिल्कुल लेट जाता है और लेटने के बाद इंतज़ार कर रहा था उसके जागने का। और जैसे ही उस लड़की की आंखें खुलती हैं, अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने की ही बारी थी या कि ज़्यादा ज़ोर से चीख थी, तभी उसका गला पकड़ता है और वो पूरी ताकत के साथ उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। जब तक उसके ऐसा लगने लगा था कि जब दम निकलने वाला है, ये मरने वाली है, अचानक ही उसके हाथ छोड़ देता है। और जैसे हाथ छोड़ता है उसके सांस में सांस आती है और वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो कहता है कि दोबारा चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम जान से हाथ धो दोगी। अब उस चोर ने उसको इतना डरा दिया था कि वो चीखने चिल्लाने की स्थिति में होती नहीं है। उसके बाद वो उसके साथ वो बलात्कार करता है और जब तक करता है जब तक उसका मन शांत नहीं हो जाता। उसके बाद वो जब थक जाता है तब उसके लड़की का एक प्रेस वहाँ से उठाता है। प्रेस की जो डोरी होती है उस डोरी से उसका गला दबाता है और उस लड़की की हत्या कर देता है, क्योंकि वो चीखने चिल्लाने की स्थिति में थी ही नहीं। उसके साथ जो उसने किया था वो इतनी भयभीत हो चुकी थी, डर चुकी थी। लेकिन पहली घटना जो साल 2013 में हुई थी, क्योंकि सीमन से ही यानी कि बीरिया से वो लड़का पकड़ा गया था, उसने सोचा कि इस बार वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने उसके पूरे के पूरे घर में वो आग लगा देता है और लड़की के जो कपड़े होते हैं उन्हें जला देता है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से ही पहली बार जो पकड़ा गया था वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। और उस लड़की के साथ वो ऐसी हैवानियत करता है कि वहाँ से दरवाज़ा बंद करता है और चला जाता है। जब लोगों को ये पता चलता है कि ये लड़का यानी कि इस घर में आग लगी है और आग लगने के बाद इसमें एक लड़की जल चुकी है, उसके कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को 1-2 नहीं बल्कि 2 साल का समय लग जाता है। और ये साल 2018 में ये पकड़ा जाता है, न साल 2019 में पकड़ा जाता है। जून का महीना था जब लखनऊ में चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है और मुखबिर से सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस इसे गिरफ्तार तो करके लेके आई थी, लेकिन इसने एक और कहानी बताई थी जो कि अगस्त 2018 की होती है। ये घर में जब ये चोरी करने के लिए जाता है, 9 साल की बच्ची के साथ जब रेप करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी चीख निकलने के बाद उसके पड़ोस में यानी कि बगल वाले कमरे में सो रही माँ आती है और गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी बेटी को बचाने की अपील कर रही थी। तब जाकर उसे बेटी को तो छोड़ देता है, लेकिन ऐसे ना जाने कितनी लड़कियों के साथ इसने गंदा और घिनौना कृत्य किया था, चाहे वो 11 साल की हो, चाहे 9 साल की हो, चाहे वो लड़की 22 साल की हो या 19 साल की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जहाँ जहाँ जाता था वहाँ रेप करता था और रेप करने की कोशिश करता था। जब पुलिस वालों ने इससे पूछा तो इसने कहा न जाने क्यों लड़कियों को देखकर कुछ हो जाता था, इसलिए उनके साथ वो रेप करता था। अब इस मामले की सुनवाई होती है। इस मामले की सीबीआई में जांच कर रही थी। सीबीआई ने पूरे इसके जो डीएनए सैंपल से लेके और जो भी इसके जांच में पुख्ता सबूत मिले थे, उनके आधार पर जब कोर्ट में मामला रखा जाता है तो इसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। ये 20 दिसंबर 2019 में सीबीआई कोर्ट इसको जो फांसी की सज़ा सुनाती है, तो जज साहब ये कह उठते हैं कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। और इस व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको कोई जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। हालांकि वो अभी भी लखनऊ की जेल में है, लेकिन उसे अभी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया गया है। अभी तक उसको गले में फांसी का फंदा नहीं पहुंचा है। फांसी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह के उसने एक के बाद एक लड़कियों के साथ घिनौने कृत्य किए थे, उन दिनों ही रांची ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राहुल रॉय बहुत मशहूर हो जाता है और लड़कियां इसके नाम से घबराने लगती हैं, डरने लगती हैं, माँ बाप भी डरने लगते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।